वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि हमने मेरे भाई क्लास 10 के केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़े थे रासायनिक समीकरण क्या था, जिसे पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों और संकेतों द्वारा दर्शाया उसे उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने पढ़ चुके थे। यही अगर जो विद्यार्थी अगर इस वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाकर देख लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे को कि रासायनिक समीकरण होते हैं भैया, तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि हम लोग जैसे तराजू होता है मेरा भाई, तराजू पर मान लीजिए कोई हम सामान रख रहे हैं, देखिएगा बात यहाँ पर समझिए बात। ये डंडी है, ये हम यहाँ पर रख रहे हैं, कुछ एक तराजू है, इधर तराजू और एक यहाँ पर लगा हुआ तराजू है। हम बताते हैं, देखिए समझिएगा गौर से। ये तराजू हम बना रहे हैं और यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर भी एक दो डंडी यहाँ पर लगा दी है और यहाँ से रस्सी दिया है। अच्छा बताइए बराबर कब होगा भैया, समझ बताओ। दो सिचुएशन बनेगा, या तो इधर 5 kg है भैया, तो इधर हूँ 5 kg रहेगा, तो फिक्स है। यानी एक समय ऐसे हुआ कि बराबर है, बराबर मतलब संतुलित है, यानी संतुलित है। ठीक। दूसरा सिचुएशन ऐसा बन सकता है भैया कि मान लीजिए इधर 5 kg इधर 8 kg कर देते, कुछ होगा इधर, कुछ होगा ये डंडी, कुछ हो जाएगा ये डंडी नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब भैया ये डंडी ऐसे हो जाएगा, यानी 8 kg वाला नीचे आ जाएगा, 5 kg वाला ऊपर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अनबाइलेंस हो गया, यानी बराबर तक नहीं, अब कुछ हो गया यानी बराबर नहीं, यानी असंतुलित हो गया, असंतुलित हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग पढ़े थे मेरे भाई कि रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं। तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को सूत्रों और संकेतों द्वारा दर्शाया जाता था, उसे रासायनिक समीकरण कहते थे। जबकि अभी यहाँ पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण कितने पार्ट होते हैं। तो हमने पढ़ा तराजू के माध्यम से कितने, तो दो हुआ, एक संतुलित हुआ एक असंतुलित। सेम टू सेम वहाँ रासायनिक समीकरण तो रासायनिक समीकरण लगा दीजिए। जैसे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो, संतुलित रासायनिक समीकरण एक असंतुलित। संतुलित मतलब बताया भैया कि मतलब दोनों दिन बराबर है, असंतुलित मतलब एक दिन बराबर रहेगा एक दिन न रहेगा, यानी असंतुलित दिन कोई दिन बराबर नहीं रहेगा, वो असंतुलित कहलाएगा। बात को समझ गए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। तो बोले संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा कैसे बोलेंगे भैया, तब बोलेंगे कोई ऐसा रासायनिक समीकरण, सुनिएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया का, सुनिएगा, जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का परमाणु संख्या और प्रतिफल के परमाणु संख्या दोनों आपस में बराबर होगा, उसका कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या बोलेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल, अभिकारक का द्रव्यमान तथा प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है, उसका कहते हैं संतुलित। यानी दोनों जब बराबर रहेगा तभी संतुलित होगा, वरना नहीं संतुलित। यानी बाइलेंस इक्वेशन यानी रिएक्शन इक्वेशन, ठीक समझ लो, बाइलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले बोले डिफिनेशन कुछ भैया, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु संख्या, अभी बताएं, अभिकारक परमाणु संख्या तथा परमाणु प्रतिफल के परमाणु संख्या दोनों आपस में कुछ होगा बराबर होगा, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक डिफिनेशन और निकालेंगे, जैसे समझिएगा, डिफिनेशन लिखेंगे अर्थात और कर लिखेंगे। अब समझिए एग्जाम्पल कुछ है भैया, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर समझिए बात को, ये समझ रहे हैं कि तत्व समझते ना, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कुछ होता है, तत्व होता है हाइड्रोजन हीलियम, ये सब कुछ तत्व है। बोलेगा हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, तब बोलेगा भैया कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या होता है, पूछेगा कि हाइड्रोजन हीलियम के, दो नाइट्रोजन के, ये सब मालूम है 7 होता है। क्योंकि पूछे कार्बन परमाणु संख्या कितना आता है, 6 होता है। अच्छा बताइए यहाँ कार्बन के भैया, आपसे सवाल करेंगे तो बताइए कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन के परमाणु संख्या कितना, तो बोलेंगे भैया 6 होता है, ये तो समझ गए। ठीक, यहाँ बताइए ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है भैया, तो बोलेंगे भैया ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है। और 8 में कितना से गुना कर ले भैया, तो 2 से गुना कर ले, समझिए बात को। यानी 6 हो गया भैया, अभी प्लस तो प्लस, अब 8 और 2 कितना होता है, 8 दूना का 16, यानी ये दोनों ऐड करेंगे तो भैया कितना गई, यानी हमारा गया भैया, देखिए ये हमारा 6 था, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, ऑक्सीजन कितना गया 8, 8 दूना का 16, 16 6 कितना हो गया हमारा, ये 22 हो गया। बात को समझिए, जबकि ये नहीं देखते, इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि जब दो तत्व आपस में जुटा रहता है तो अलग अलग तत्व को अलग अलग तत्व को अलग करने में प्लस का चिन्ह लगता है। एक बताइए यहाँ कार्बन है भैया, कुछ है कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना होता है भैया, एक मतलब अभी बताएं कि जब कार्बन रहेगा ऑक्सीजन है तो दोनों कुछ होता है, प्लस होता है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, तो 8 होता है। तो 8 में कितना से गुना भैया, 2 से, बीच में प्लस तो प्लस, यानी 6 और 8 में कितना हो गया 16, यानी जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यानी 22 आ गया हमारा, ये भी कुछ कितना आ गया 22 आ गया। यानी दोनों तरफ के परमाणु संख्या आपस में बराबर हो गया, एक मतलब कुछ हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसको देखते हैं संतुलित करिए, आप समझिएगा, ऐसा इक्वेशन दे देते आप क्या करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप सिंपल सवाल कर देखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन के गो है तो बोलेंगे भैया 2 गो है, यहाँ क्लोरीन के गो है, क्लोरीन क्लोरीन के गो भैया तो बोलेंगे ये 2 गो है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के गो भैया तो बोलेंगे भैया कि एक गो है, यहाँ क्लोरीन के गो है। अब समझिए कितना आसान है इसको बैलेंस करने के लिए, एक गो है। अब समझिए बात को, यहाँ हाइड्रोजन भी एक गो है, क्लोरीन भी एक गो है,
तो बताइए इधर हमको 4 गो है, इधर के गो है, दुइये गो नजर इधर, ये का ये कितना है 2, इधर 4 गो है, तो बराबर कैसे करेंगे इतना केकरा में बताइए कि हाइड्रोजन में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 2 हो गया, ये क्लोरीन में 2 से गुना करके कितना होगा 2 होगा। समझिए बात को, यानी जो हमारा ये पूरा टर्म है इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा और ये भी हमारा 2 हो गया, यानी 2 गुने 2, 1 गुने 2 कितना 2 होता है, ये भी 2 होगा, यानी मतलब दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा भैया, तो बोलेंगे 4 आएगा। एक मतलब ये दोनों में हम कितना से गुना कर दिए 2 से गुना कर दिए, तो यानी बात बराबर आ गया, यानी 2HCl हो गई, यानी 2 हाइड्रोजन के लिए भी गुना हो गया, क्लोरीन के लिए भी 2 गुना में आ गया। समझिए बात को, यानी दोनों दोनों कुछ हो गया हमारा बराबर हो गया, यानी हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, यानी हमारा कुछ हो गया 2HCl कुछ हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे बराबर हुआ भैया, यानी कि अभिकार ये कुछ ही है, अभिकारक है सुनिएगा, अभिकारक का परमाणु संख्या सुनिएगा और प्रतिफल परमाणु संख्या दोनों कुछ हो गया आपस में बराबर हो गया। अब यही सवाल एग्जाम में इसको तो बोलेगा अर्थात एक और डिफिनेशन बना सकते हैं, पूछा संतुलित रासायनिक संरचना क्या है, दूसरा डिफिनेशन लिखे कुछ अर्थार्थ में करके लिख लीजिएगा, अर्थार्थ में लिखे कुछ कि वो ऐसा रासायनिक संरचना जिसमें अभिकारक का परमाणु, अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान, अभिकारक के परमाणु द्रव्यमान या अभिकारक के द्रव्यमान, अभिकारक के द्रव्यमान तथा प्रतिफल के द्रव्यमान, प्रतिफल के द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है। सुनिए बात को, हम बोले यहाँ द्रव्यमान लगा दिए, यहाँ कुछ यहाँ दोनों द्रव्यमान लगा दिए, मतलब द्रव्यमान मतलब ना समझिए। अच्छा बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु से कितना होता है 8 होता है, जबकि बोलेगा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान तब बोलेंगे भैया कितना होता है 16 होता है। समझिए, यानी अभिकारक के परमाणु, यहाँ परमाणु द्रव्यमान ले बोलिए द्रव्यमान बोलिए, दोनों आपस यानी अभिकारक के द्रव्यमान और प्रतिफल के द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं, कहते हैं ये डिफिनेशन कुछ अर्थार्थ में हो गया। जैसे अगर कुछ बोलते भैया तो एटॉमिक, एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, अगर कुछ बोलते भैया परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, यहाँ परमाणु लिख दीजिएगा परमाणु द्रव्यमान, यहाँ कुछ कर दीजिएगा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, यानी पूछेगा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक परमाणु द्रव्यमान तथा प्रतिफल परमाणु द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है उसका कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर मतलब समझते हैं संख्या, एटॉमिक मतलब कुछ होता है परमाणु, परमाणु, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या आई परमाणु मास, मास मतलब द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान। समझे बात को, आप कैसे समझ भैया, आप पूछते हाइड्रोजन के परमाणु से कितना होता है एक होता है, इसको परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है एक ही होता है। समझ बात को, अगर पूछ देगा मेरे भाई को बताइए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो बोले कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है एक दुगना होता है यानी 12 होता है, यानी ऊपर वाला बड़ा, यही ऊपर वाला हम लोग को चाहिए अभी कुछ सिद्ध करने के लिए ऊपर वाला। अब देखिए इसको भी हम सिद्ध करते हैं किसके थ्योरी से, तो एटॉमिक मास, यही एग्जांपल सेम टू सेम है, अब देखिए समझ बात। अच्छा हम बताएं अभी जस्ट कुछ बताएं कि सबसे पहले कुछ बोला कि यहाँ बोला अभिकारक के द्रव्यमान और प्रतिफल के परमाणु दोनों आपस में कुछ बराबर होना चाहिए। तो बताइए कार्बन के परमाणु कितना होता है, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे 12 होता है, प्लस प्लस। अच्छा बताइए ऑक्सीजन है, तो बताइए ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 16 होता है, 16 कर दिए और कितना से गुना है तो 2 से 2 कर दिए, कोई दिक्कत ना है, यानी 12 कर दिया 16 गुना कितना होता है 32 होता है। अच्छा 12 और 32 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा भैया, तो बोलेंगे भैया यहाँ पर 44 आ गया, कितना हमारा 44 आ गया, यानी हमारा ये अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया, ऐसा कुछ होता है हमारा प्रतिफल हो गया, यानी अभिकारक का द्रव्यमान कितना गया 44 होगा। प्रतिफल के देखते हैं तो सबसे पहले इसको कुछ कहता है जब दो कार्बन एक अलग था ऑक्सीजन अलग था, तो जब भी अलग था कर जाता था तो प्लस लगता है, यानी कार्बन अलग कर देंगे उसके बाद कुछ करेंगे इसको प्लस कर देंगे ऐड कर देंगे दोनों को जुड़ जाता है, यानी बताइए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो बोलेंगे भैया कितना है तो 12 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो बोलेंगे भैया ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना होता है यहाँ पर लिखेंगे, बोलेंगे ऑक्सीजन के परमाणु से द्रव्यमान कितना है, तो बोलेंगे भैया 16 है, तो 16 में कितना से गुना कर रहा है तो 2 से, कोई दिक्कत ना है। अब जब जानते हैं कि दो तत्व अलग अलग होता है, जब यहाँ पर जब परमाणु द्रव्यमान निकला था दोनों ऐड हो जाता है, जुट गया, तो 12 हो गया, ये कितना होगा 16 दूना 32, यानी 12 32 कितना हो गया हमारा 44 आ गया, तो प्रूफ हो गया आपका, यानी अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान दोनों आपस में कुछ हो गया बराबर, उसका कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ये तो समझ गए। अभी एग्जाम में सवाल करता पता है कि बताइए रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, सवाल करता सुनिएगा। इसको लेकर एक वैज्ञानिक है जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, जो 1789 ईस्वी में बताएं एंटोनी, इनका नाम है कुछ एंटोनी लेवाइसियर, यानी 1789 में एंटोनी लेवाइसियर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताएं कि अभिकारक का द्रव्यमान है ना और प्रतिफल यानी अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है, इसी कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। समझिए, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो बोलना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताए थे कुछ
फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी लेवाइजियर ने सन 1789 ईस्वी में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल के द्रव्यमान दोनों आपस में कुछ होता है, बराबर होता है। इसी कारण हम कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि बताइए हाइड्रोजन यानी एटॉमिक मास है, यानी परमाणु द्रव्यमान है, ये कुछ है, ये 16 कुछ है, यानी ऑक्सीजन कुछ है, हमारा ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन 16 कुछ है, तो परमाणु द्रव्यमान है। उसी में बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार यानी मास यानी वजन के अनुसार, जैसे बताते हैं कि हाइड्रोजन के गो है, सबसे पहले बताइए कि संतुलित है कि असंतुलित। सबसे पहले संतुलित रहना चाहिए, तो बताइए हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, यहाँ के गो है, 4 गो है, यहाँ के गो है, 2 गो है, यहाँ के गो है, 1 गो है। तो एक में हम अगर 2 से गुणा करते तो हमारा के गो 4 हो गया, यानी H के गो हो गया हमारे पास, 4 हो गया। ऑक्सीजन के हो गया हमारे पास, यानी 2 में ओ से भी ऑक्सीजन से भी गुना होगा तो कितना हो गया 2, यानी 4 तो कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन के गो है, हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन के गो है 2 गो है। तो बताइए के 4 कौन है, तो हाइड्रोजन है। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा करते थे, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 7 से बैलेंस हो गया। समझिए बात को। फिर कुछ बताया सबसे पहले, बोले सन 1789 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवाइसियर ने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार बताया कि अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है। अब देखते हैं सही में रियल में होता है कि ना। अच्छा बताइए 2 तो लिख दिए भैया, कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए हाइड्रोजन परमाणु से परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अब गुना कितना से देखिए 2 से, तो 2 से गुना कर दिए प्लस था, प्लस होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो बोलेंगे भैया 16 होता है। और कितना से गुना है, तो 2 से, 2 से गुना कर दिए। बताइए 2 में हम 1 से गुना करें, 2 गुना कितना होगा, डायरेक्ट कर दें 4, 4 में 1 से गुना था 4 रहेगा, प्लस था, प्लस 16 दोनों कितना होता है भैया, तो बोलेंगे 32। अब 32 4 कितना होता है 36 होता है। एक मतलब ये हमारा कुछ हुआ अभिकारक हुआ, ये हमारा कुछ हुआ अभिकारक। बताइए अभिकारक है, ये हमारा कुछ है अभिकारक। ये बताइए अभिकारक है हमारा, ये हमारा कुछ है अभिकारक है। तो बताइए अभिकारक का द्रव्यमान है ना, अभिकारक, देखिए इसमें मतलब यानी अभिकारक का हमारा द्रव्यमान है कितना है 36 है। आप देखते हैं प्रतिफल का द्रव्यमान कितना आता है, तो बताइए सबसे पहले 2 है मेरे भाई, तो 2 सबके लिए गुना करेगा, बात तो समझ रहे बात को। एक मतलब 2 में सबसे पहले कितना है, पहले बताइए 2 गुना कर दिए, हाइड्रोजन के गो है भैया, तो बोलेंगे हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान कितना था, 1 होता था, 1 और गुना कितना 2। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जब 2 को तब होता था प्लस लिखा था, तो प्लस लिख दिए। अब बताइए 2 सबसे 1 रोले तो गुना होगा 2 से, हाँ भैया होगा ऑक्सीजन के लिए। अब बताइए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16, तो 16 कर दिए। अब 2 दुना कितना हो गया 4, 4 में 1 गुना था 4 होगा, प्लस था, प्लस 16 दुना कितना हो गया 32, और 32 4 कितना होता है 36 होता है। एक मतलब कहने का मतलब भैया एंटोनी लेवाइयर साहब जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1789 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बताए कि अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर, तो रियल में कुछ ही हुआ, उनका कथन सही था, हमने प्रूव कर दिया। अब एग्जाम में सवाल करेगा 2 नंबर तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अभी यार पढ़ना कुछ ही है, जैसे संतुलित पढ़ लिए, असंतुलित को लेकर यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना कुछ अनबाइलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें हम पढ़े थे संतुलित में कोई ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल दोनों आपस में बराबर होता है। इसको बोले कोई ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर नहीं होता, क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या एक डिफिनेशन और बोल सकते हैं, कोई ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के परमाणु यानी अभिकारक परमाणु संख्या और प्रतिफल परमाणु संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं होता, उसका कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब भैया अगर पहले से अगर 2 हटा देंगे या यहाँ से 2 हटा दें तो कुछ होगा अनबैलेंस हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों कुछ होगा, कुछ मिलकर बना जल बनाए, यानी कुछ हो गया अनबैलेंस हो गया। यहाँ 4 गो यहाँ के गो है, 2 है, एक गो है, तो 3 गो हुआ। यहाँ देखिए नाइट्रोजन कुछ है, हाइड्रोजन ये कुछ मिलकर बना दिया, अमोनिया बना दिया, NH3 बना दिया। तो यहाँ बताइए 2 गो ही है, 2 गो 4 गो हो गया, वहाँ देखिए N एगो है, H के 3 गो है, समझ बात को। मगर वहां ना ध्यान देना है, यहाँ N 2 गो चाहिए हमको, यहाँ N एगो है, तो मतलब यही अनबैलेंस हो गया, समझ बात को। दूसरा देखिए हाइड्रोजन कुछ क्लोरीन बना दिया, कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया, यानी एक गो दोनों है, यहाँ के देखिए 2 गो है, समझ बात को, कुछ अनबैलेंस हो गया। तब अब रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने की विधि बताइए। सबसे पहले बताते हैं, कहने का मतलब एग्जाम्पल हम बताते हैं, जिससे बताते हैं आप खाना बना रहे हैं, जैसे खाना बनाने की विधि होता है, तो उपयोग और अच्छा तरीका से खाना हम कैसे बना सकते हैं, तो अधिक से अधिक सामग्री उसके लिए जो कह रहा है जो सामान उपयोग जरूरी पड़ रहा है, उसको अगर हम जल्दी लाएंगे उपयोग करेंगे तो अच्छा सामग्री बनेगा, हमारा जो भोजन अच्छा बनेगा। यानी जिस भोजन बनाने के अनुसार जो चीज हमारा सामग्री चाहिए वो चीज उपलब्ध हो गया, एक मतलब कि भोजन हमारा अच्छा बनेगा। वही बात है कि बोले रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोग कैसे बना, मतलब उपयोग पहले से हम क्या रहे हैं उसको और उपयोग कैसे बना, समझ बात को। जैसे एग्जांपल बता रहे, जैसे मान लीजिए कि आप एक घर उठा ले, तो बोले घर को हमारा और बेस्ट कैसे बना, तो उसको पेस्ट पेंटिंग कर सकते हैं, पुट्टी चढ़ा सकते हैं, तो इसी घर को हम बेस्ट बना सकते हैं। तो ही बोला कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अनेक विधियां
यानी निम्नलिखित विधियां हैं। जैसे में पहला विधि पदार्थ की अवस्था की जानकारी, पदार्थ की अवस्था की जानकारी। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे मान ली कि आप 3-4 बच्चे 5-6 बच्चा है, तो इसमें कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, कोई खेल कूद ज्यादा कर रहा है, एक मतलब जानकारी है कि वो लड़का खेलता है, आपको जानकारी पड़ गया। यानी जो कोई ज्यादा नेट पोट रहा है मतलब जानकारी आपको कंफर्म हो गया कि वो लड़का उसको साथ नहीं रहना है। तो वही बोला कि पदार्थ की अवस्था, अवस्था मतलब स्थिति, स्थिति बताइए जानकारी कैसे होगा, समझिए बात को। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर ठोस है, तो ठोस को हम बोलते हैं इंग्लिश में कोई बोलते हैं, बोलेंगे भैया सॉलिड बोलते हैं, कोई चीज सॉलिड बोलते हैं। अच्छा बताइए यहाँ पर द्रव को कोई बोलते हैं, द्रव को द्रव को बोलेंगे भैया लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड। ठीक। अब भैया बोलेंगे गैस से कुछ बोलते हैं, तो बोलेंगे भैया गैस को गैसे बोलते हैं, गैस बोलते हैं। पूछा कि जलीय विलयन कुछ बोलते हैं, जलीय विलयन, विलयन को बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक। यानी इक्विवेलेंट को सबसे पहले समझिए बात को, यहाँ ए क्यू से सूचित किया जाता है, जबकि गैस बोलेंगे तो समझिए कोई चीज जी से, और जो लिक्विड बोलेंगे तो समझिएगा एल से, और सॉलिड मतलब एस से। समझिए बात को। एक मतलब जहां हम इसको अधिक उपयोगी, मतलब कहने का मतलब भैया कि हम ठोस ना लिखे डायरेक्ट लिख देंगे एस, समझिए एस मतलब सॉलिड। द्रव ना लिखे कुछ, यानी लिक्विड ना लिखे हम इतना बड़ा मीनिंग ना लिख के हम शॉर्ट में कुछ लिखेंगे एल लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे। अगर गैस को इतना बड़ा गैस ना लिखे हम डायरेक्ट कुछ लिखेंगे जी, समझिएगा। जलीय विलयन कुछ लिखे इक्विवेलेंट को हम डायरेक्ट ए क्यू से लिखेंगे, समझ बात को। अब यही उपयोगी करना है। अच्छा बताइए सोडियम का बोला है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO3 मतलब चूना पत्थर, चूना पत्थर देखे ना है जो पेंट होता है दीवार में, तो बताइए चूना पत्थर कुछ ठोस है, ठोस देखे तभी तो, अगर पानी में डालिएगा तो देखिए खोलने लगता है, यानी वो ठोस रहता तभी ना। एक मतलब भैया इस कोची है ये ठोस है, ये कोची है ठोस है। अच्छा बताइए कोची कैल्शियम बोला, कैल्शियम यानी कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना एक मतलब भैया ये भी ठोसे है, बिना बुझा हुआ चूना कुछ होता है ठोसे होता है। अच्छा CO2 मतलब समझ कार्बन डाइऑक्साइड पूछिए तो वही लोग भैया गैस है, पूछिए गैस है। एक मतलब भैया हमको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, एक मतलब कैसे लिखना है, एक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है यानी CO3। ठीक। आई कुछ लिखा रिएक्शन हो कितना से यानी COO यानी बिना बुझा हुआ यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कुछ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मतलब हम यहाँ पर कुछ करना ना बताते हैं कि इतना न लिखे हम ठोस न लिखे 100 कुछ लिख देंगे एस यानी सॉलिड है, यानी यहाँ पर लिखेंगे ये होगा कि हमारा सॉलिड है, गैस है तो यहाँ कुछ कर देंगे जी कर देंगे। इस प्रकार से हम सूचित करें यानी अधिक उपयोगी बना सकते हैं, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इक्वेशन और इसको देखिए कितना सॉलिड अच्छा देखने में लग रहा है। उसी को बताइए कि हाइड्रोजन को चीज आप बता दी, तो बोलेंगे हाइड्रोजन को चीज भैया गैस है, मतलब यहाँ पर कोई भरेंगे हम, और यहाँ पर कोई भरेंगे, और यहाँ पर कोची के भरेंगे, बताइए। तो बोलेंगे हाइड्रोजन गैस है, गैस मतलब जी से सूचित करेंगे। अच्छा बताइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब कुछ भैया ऑक्सीजन भी कुछ गैस है, मतलब जी से सूचित करेंगे, समझिए बात को। अच्छा H2O मतलब कुछ जल है, जल मतलब अब होता है जलीय विलयन कोई भी रहता है कुछ इक्विवेलेंट यानी ए क्यू से सूचित करें। अब समझिए बात को, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट कुछ है कि गैसों के निष्कर्षण की जानकारी बताइए, गैसों का निष्कर्षण क्या हुआ, लीकेज कैसे होता है पता। अच्छा बताइए मान लीजिए टंकी है, एक बड़ा टंकी है, समझिए बात को, ये टंकी है। अभी टंकी मान लीजिए कहीं से रिसाव हो गया, रिसाव मतलब लीकेज हो गया, तक अच्छा बताइए गैस निकलेगा अंदर जगह कि ऊपर जाएगा, तो बोलेंगे भैया गैस जब भी जाएगा तो कुछ जगह सब ऊपर जाएगा, यानी ऐसे निकलेगा। जब भी गैस निकल रहा है देखिए लीकेज निकल रहा है, यानी गैस है जो निकल रही है ऊपर की दिशा में, यानी जो भी जब गैस निकलता है तो तीर की दिशा कुछ होता है ऊपर की हो रहता है। जब हम बताएं कि लोहा यानी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, लोहा सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराएं तो फेरस सल्फेट बना, कुछ बना हाइड्रोजन। जब फेरस सल्फेट बना तो हाइड्रोजन कुछ होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो बताइए गैस बाहर निकले तीर की दिशा ऊपर हुआ कि नीचे, तो गैस भैया नीचे ऊपर उड़ जाता है, तो ऊपर उड़ गया तो ऊपर तीर की दिशा सूचित करेंगे, समझ बात को। जब निष्कर्षण होता है गैस के तब गैस कहाँ निकलता है, तो ऊपर निकलता है, तो ऊपर तीर की दिशा सूचित करता है। यानी पूछे यहाँ लिख दिया गैसों के निष्कर्षण द्वारा कुछ होता है, यानी तीर की दिशा कुछ होता है ऊपर की ओर होता है, तीर की दिशा कुछ होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होता है, समझिए बात को। दूसरा बोले कि उस दूसरा हमारा है सॉरी तीसरा यहाँ पर है कि उष्मा क्षेपी की जानकारी कैसे प्राप्त होता है, समझिएगा। देखिए अगर उष्मा क्षेपी की जानकारी के लिए बताते हैं, उष्मा क्षेपी की जानकारी यानी दाया और रोशनी, यहाँ लिखिए डायरेक्ट दाया, दाया और उष्मा लिखा जाता है, कुछ लिखा जाता है उष्मा लिखा जाता है, लिखा जाता है कुछ कर दाया और उष्मा लिखा जाता है कुछ कर तो यानी प्लस करके हाँ उष्मा एक मतलब भाई ये बाया हो गया, हम बताए थे ना। अच्छा बताइए यहाँ पर देखिए हम बताए थे कि यानी डी फॉर कुछ डी से बड़ा, डी मतलब दाया यानी खैया होता है, बी मतलब बाया, यानी दाया और बढ़ रहा है मतलब ये वाला कुछ हो गया हमारा दाया, दाया साइड इस साइड कुछ लिखा है प्लस कर कुछ लिखाएगा उष्मा, उष्मा लिखाएगा। यानी जब भी उष्मा क्षेपी की जानकारी प्राप्त हो तो बताइए पूछे एग्जाम में सवाल करेगा कि निम्नलिखित में बताइए कौन उष्मा क्षेपी यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो एग्जाम में देखिए कि कौन सा दाया में लिखा है, दाया में जाने उष्मा लिखा है वो करेक्ट मार दीजिए, समझे बात को। अभी बोलेगा उष्मा क्षेपी ना बोल के उष्मा शोषी बोल देगा, एक मतलब उसको आप पॉजिटिव बोल देगा, यानी दाया था तभी कुछ होगा बाया और हो जाएगा,
यानी बाया और होगा, कोई और बाया और लिखाएगा और उष्मा लिखाएगा, कुछ करके तो बोलेगा भैया प्लस करते हैं, प्लस तो पहले ही से मौजूद है, यहाँ कर देंगे कुछ, यहाँ प्लस कर देंगे, कुछ लिखेंगे यहाँ पर उष्मा लिख देंगे, ये हमारा कुछ हो गया बाया और हो गया हमारा, समझिए बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। ये तीसरा था हमारा, चौथा था। अभी हमारे पास पढ़ना है उत्कर्मणीय, पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग कुछ पढ़े, सबसे पहले संतुलित हमने रासायनिक समीकरण को दो पार्ट में बांटे, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तब बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया का अभिकारक परमाणु से क्या प्रतिफल परमाणु से दोनों आपस में बराबर होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उतने में आप बोले कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इसको सिद्ध करने के लिए कौन वैज्ञानिक है, तो एंटोनी लेवाइजर ने 1789 ईस्वी में बताए, यानी कौन कैसे वैज्ञानिक, तो बोलेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार बताया कि अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कुछ अनबैलेंस, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तब बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, उसका कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग जस्ट अभी कुछ पढ़े कि रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोगी कैसे बना, तो सबसे पहले पदार्थ की अवस्था की जानकारी प्राप्त करें कि अवस्था रियल में कुछ ठोस है, द्रव है, गैस है कि लिक्विड है। उसको सिंबल में बताया कि ठोस रहेगा तो उसको ए से लिखेंगे, द्रव रहेगा तो एल लिखेंगे, गैस रहेगा तो जी, और जली बिना रहता है इक्विवेलेंट, समझे, यानी एक ही सूचित करेंगे। यहाँ तक समझने कोई दिक्कत, यहाँ तक आप पूरी भाजी पूरा करा दिए। अगर वीडियो के माध्यम जैसा लगा आपको, वीडियो लगा है कमेंट में बताइएगा भैया वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे भाई चैनल से बने रहिएगा, और इसको अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही के लिए जय हिंद।